हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में हांगकांग के बारे में और जानेंगे कि हांगकांग को लेकर जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं, चाहे वो चाइना से रिलेटेड हो या अमेरिका से रिलेटेड हो, वो क्या हैं। समझेंगे वो किस कॉन्टेक्स्ट में है या किस परिप्रेक्ष्य में है और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है ग्लोबल इकोनॉमी पे, इंडिया पे, चाइना पे, और इसको हमें किस तरह से देखना चाहिए आने वाले समय में। हांगकांग हाल के समय में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। स्पेसिफिकली जो नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन वहाँ पर पास हुई थी, जो कि चाइना के दबाव में पास की गई थी हांगकांग में, उसकी वजह से कहा जा रहा है कि हांगकांग में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है और जो राजनीतिक स्वतंत्रता है, उसको काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। और जब हांगकांग को ब्रिटेन ने चाइना को सौंपा था तो जो एग्रीमेंट्स हुए थे ये उसके खिलाफ है। यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन वहाँ पे पास की गई है, जो इम्प्लीमेंट की जा रही है पूरे हांगकांग के ऊपर, जिसके अंदर बहुत ही सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो लोगों की बेसिक राइट्स के खिलाफ जाते हैं, उसको लेकर काफ़ी हो हल्ला मचा है दुनिया भर में। और कहा जा रहा है कि इसकी वजह से हांगकांग के लोगों पर, उनके एक्टिविस्टों पर ये बहुत ही एक अन्यायपूर्ण चीज़ है। इसके अलावा ये जो ब्रिटेन और चाइना के बीच में समझौता हुआ था उसके खिलाफ है। और ये न सिर्फ उन दो देशों के लिए बुरा है, बल्कि ब्रिटेन के अलावा बाकी जितने दुनिया के देश हैं जिनके ट्रेड रिलेशंस हांगकांग के साथ हैं, जो हांगकांग को चाइना से एक अलग फैसिलिटीज़ देते थे किन्हीं कारणों से, उनके लिए भी बुरा है या उन पर भी इम्पैक्ट कर रहा है। इसी कारणवश हाल में हमने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो वो हांगकांग को देते थे, मतलब एक विशेष पास कह सकते हैं, विशेष तरह से उनके साथ समझौता होता था हांगकांग के साथ, जो चाइना से बिल्कुल अलग था। अगर कोई कंपनी हांगकांग में हो तो अमेरिका में अगर ट्रेड करेगी तो जो सिस्टम उसके लिए था वो अलग था उस कंपनी से जो चाइना, मेनलैंड चाइना में जो बेस थी। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में आई हैं और ये क्यों है, इसको जानने के लिए अभी हम कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। क्या था हांगकांग, कैसे इस पर कब्जा हुआ था और क्या ट्रेड को लेकर क्या समस्याएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे हैं समझने के, वो पहले ये हैं कि हांगकांग की लोकेशन क्या है। तो लोकेशन से हमें पता लगेगा कि क्या इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, सामरिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है हांगकांग। समझेंगे इसकी हिस्ट्री को, जो कि इसको रिलेवेंट बनाती है वर्तमान में। अगर इसकी हिस्ट्री को हम हटा दें तो हांगकांग का कोई समस्या नहीं रह जाता, वो चाइना की अपना एक निजी राज्य रह जाता है। पर इसकी एक ऐतिहासिक और हिस्टोरिकल एक स्टोरी रही है, एक कॉन्टेक्स्ट रहा, एक परिप्रेक्ष्य रहा है। उस पृष्ठभूमि में अगर हम इसे देखें तो हमें सही तरीके से पता लगेगा कि हम हांगकांग को किस तरह एनालाइज करें, इस रिलेशंस को जो चाइना के साथ इसके हैं और जो आगे बदलने वाले हैं। इसके अलावा हम जानेंगे पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर कि क्या समस्याएं हैं हांगकांग में, और लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इम्पैक्ट करेगा चाइना और इंडिया को, और क्या मौके या क्या समस्याएं खड़ी हो सकती हैं इंडिया के लिए हांगकांग पर जो चाइना का बढ़ता शिकंजा है इसके बाद। तो चलिए देखते हैं पहले हांगकांग की लोकेशन। यह है हांगकांग, जो यहाँ जो रिवर डेल्टा है उसके पास है। हांगकांग साउथ चाइना सी के पास है, 9 डैश लाइन के पास है, पैसिफिक ओशन के पास ही है। तो जैसे ही आप इसे देखते हो तो एक चीज़ आंखों के सामने आपके तैर जानी चाहिए कि ये साउथ चाइना सी के पास है, ईस्ट चाइना सी भी पास है, स्टेट ऑफ मलक्का के ज़्यादा दूर नहीं है कंपैरेटिवली। अगर आप बीजिंग वगैरह को देखें तो उससे काफ़ी पास है स्टेट ऑफ मलक्का के। यहाँ से एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट है जो पास करता है। बिना मैप में किसी देश की लोकेशन जाने ही आपको नक्शा देखते ही आइडिया लग जाना चाहिए कि हांगकांग की लोकेशन अगर यहाँ है तो साउथ चाइना सी पास में है, तो काफ़ी नावें गुजरती होंगी। एक पोर्ट सिटी है हांगकांग, काफ़ी ज़्यादा ट्रेड यहाँ पर होता है, चाहे वो बड़ा सा ट्रेड मूवमेंट चाइना के लिए हो या फिर यहाँ जापान के लिए हो इस साइड से, या रशिया जा रहा हो या फिर नीचे ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाए, तो एक बहुत बड़ा ट्रेड का चंक हांगकांग से पास करता था। और हांगकांग एक सिटी थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली, ट्रेड के हिसाब से। बहुत सी कंपनियों की IPOs, मतलब जो शेयर मार्केट में कंपनियां पब्लिक होती है वहाँ पे होती हैं, चाइना की भी और दुनिया भर की भी। इसकी एक अलग कहानी है क्योंकि वहाँ का टैक्स रिजीम बहुत अलग है। तो ये तो हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपको हांगकांग को देखते ही याद आनी चाहिए। अभी हम इसको और डेप्थ में करेंगे, पर आप याद रखिए इसकी लोकेशन यहाँ है, बिल्कुल साउथ चाइना सी के मुहाने पर है, बिल्कुल कॉर्नर पे, एक मेनलैंड से अलग है ये हांगकांग की लोकेशन। अब थोड़ा और डेप्थ में देखिए इसे, तो देखिए ये है हांगकांग जो यहाँ आपको दिख रहा है मकाओ के साइड में। अब मकाओ की खास बात क्या है, ये भी पहले किसी और देश की कॉलोनी थी। मकाओ पहले पुर्तगाल की कॉलोनी थी और हांगकांग ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ये याद रखिए। इसका ये इम्पैक्ट है कि जब इनके साथ चाइना ने एग्रीमेंट किया था कि अब इन्हें हमें चाइना में मिलाना है, तो प्रॉमिस किया गया था पुर्तगाल और ब्रिटेन को कि हांगकांग और मकाओ में जो पॉलिटिकल सिस्टम या जो
सोशल पॉलिटिकल सिस्टम, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है जो चलता आ रहा है, वो चाइना चलने देगा, क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट सिस्टम है। तो चाइना ने कहा था कुछ समय तक, उन्होंने ये डील की थी कि इतने इतने साल तक हम जो सिस्टम वहाँ है वैसा रहने देंगे। और वो सिस्टम क्या था? वो सिस्टम था कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट वाला। कंपनियां काम कर सकती थी आज़ादी के साथ। तो ये सब उन्होंने परमिट किया था, गारंटी दी थी कि हम हांगकांग और पुर्तगाल को देंगे। हांगकांग के साथ एग्रीमेंट हुआ था 50 साल के लिए। 1997 में, 1997 में हांगकांग को ब्रिटेन ने सौंपा था चाइना को। 1997 से पहले इसका ब्रिटेन का इसके ऊपर कब्जा था। चाइना को जब इन्होंने ये सौंपा तो चाइना ने कहा कि ठीक है, आप हमें दे दो, हम 50 साल एटलीस्ट, अगले 50 साल तक हम इनके सिस्टम को टच नहीं करेंगे। 1 कंट्री 2 सिस्टम वाली बात होगी। तो जैसे ही आप देख रहे हैं 1 कंट्री, मतलब जो कंट्री है वो चाइना, उसके अंदर 2 सिस्टम, उस सिस्टम के अंदर एक मेनलैंड चाइना का सिस्टम और एक ये हांगकांग का सिस्टम। लेकिन आपने जैसे जो अभी उनके प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, और चाइना की बार बार फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट जो आती है उनके अंदर 1 चाइना पॉलिसी पे फोकस देखा होगा। 1 चाइना पॉलिसी पे फोकस इसलिए किया जा रहा है कि चाहे वो हांगकांग हो, मकाऊ हो, तिब्बत हो, ताइवान हो, उन सभी को वो कैप्चर करें और उन पे एक कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी का राज चले। तो ये है बेसिक कहानी इसको लेकर। क्योंकि अभी 50 साल पूरे होने में, 2047 में होते, वो पूरे होने में समय था और उससे पहले ही चाइना यहाँ पर कब्जा बढ़ाता जा रहा है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश की गई दूसरे देशों द्वारा चाइना के ऊपर। तो यह है इसकी बेसिक कहानी। पर हम यहाँ बात कर रहे थे लोकेशन की, तो यह है हांगकांग की लोकेशन। ये रहा ईस्ट चाइना सी, यहाँ है साउथ चाइना सी, इधर नीचे कहीं आएगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ऊपर है सी ऑफ जापान, येलो सी, बड़े बड़े शहर जो भी हैं। आपको बेसिक पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन के जो लोकेशंस है एक चार्ट पे आपको पता होनी चाहिए। उसके आसपास के बड़े शहर, बड़ी सिटीज़ जो है जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, वो सब पता होनी चाहिए, ताकि आप एक आईआर का क्वेश्चन ढंग से फ्रेम कर सके। अगला पॉइंट हांगकांग को लेकर आता है कि हांगकांग की हिस्ट्री क्या है। जब हम बात करें हांगकांग की, तो हांगकांग मैंने बताया पहले इसका ब्रिटेन का इस पर कब्जा था, यानी यूके का इसके ऊपर कब्जा था। तो कब से था? तो 1841 से था। 1841 के टाइम में आपको याद होगा ओपियम वॉर हुई थी, अफीम के युद्ध। ओपियम वॉर क्यों हुई थी? क्योंकि चाइना से ब्रिटेन टी इंपोर्ट करता था और ब्रिटेन वो चाय अपने घर भेजता था, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। वो चाइना को उसके बदले में सोना देता था। तो समस्या ये खड़ी हो गई थी कि चाइना ने इतना ज़्यादा सोना ले लिया था उनसे, क्योंकि चाइना को देने के लिए चाय थी उनके पास। चाइना एक्सपोर्ट कर रही थी टी, फिर से बता रहा हूँ, चाइना टी एक्सपोर्ट कर रही थी किसको? ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन चाय के बदले में उनको पैसे या सोने देता था, गोल्ड में डील करता था, लेकिन उसके बदले में ब्रिटेन कुछ नहीं देता था चाइना को। ठीक है, तो चाइना के लोगों को कोशिश की उन्होंने कि अफीम की लत लगवा दी, मतलब अफीम की आदत डलाई वहाँ पे लोगों को, ताकि चाइना अफीम पे डिपेंडेंट हो जाए। तो अफीम जो है, जो इंडिया में, अफगानिस्तान में ग्रो किया जाता था, वो अफीम इंडिया से वो चाइना को भेजे अफीम, और बदले में वो चाइना से टी ले पाए, ताकि उनके ऊपर जो दबाव, उनके फॉरेन एक्सचेंज, उनके जो पैसे, उनका जो सोना भागा जा रहा था, जो मूवमेंट इंग्लैंड से चाइना की तरफ हो जा रही थी, वो रुक जाए। उसको लेकर वहाँ की जो क्विंग डायनेस्टी थी, क्विंग साम्राज्य का राज था, उन्होंने प्रयास किया था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये जो गैरकानूनी रूप से आप जो अफीम का व्यापार करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। तो इसी का बहाना बनाकर चाइना पर ब्रिटेन ने हमला कर दिया था और अफीम के युद्ध हुए थे 1839 के आसपास। 1839 से लेके अराउंड 44-45 तक युद्ध कई शिफ्टों में लड़ा गया। तो पहला अफीम का युद्ध जब हुआ था, तो उसके बाद से दूसरा भी हुआ और चाइना ने को लगभग कब्जा कर लिया ब्रिटेन ने इनडायरेक्टली। तो 1841 में चाइना ने ब्रिटेन को के साथ चिनपी के कन्वेंशन किया था, कन्वेंशन ऑफ चिनपी। ये है आपका कन्वेंशन ऑफ चिनपी। और ये 18 फिर इसके एक साल बाद 1842 में ट्रीटी ऑफ नैनकिंग हुई थी, ठीक है, जो कि एंड करती थी फर्स्ट ओपियम वॉर को। फर्स्ट ओपियम वॉर खत्म होने के बाद इन्होंने इसको बोला कि भाई आप हांगकांग पे कब्जा हमें दो, चाइना का। तो चाइना ने ब्रिटेन का ठीक है, अब आप हांगकांग को रख लो। तो एक तरह से परपेचुअली, मतलब सदा सदा के लिए उन्हें चाइना ने अपना हांगकांग ब्रिटेन को दे दिया था इन 1842 अंडर द ट्रीटी ऑफ नैनकिंग। ट्रीटी ऑफ नैनकिंग के तहत, नैनकिंग की संधि के तहत चीन ने जो अपना शहर है पोर्ट सिटी हांगकांग, वो सदा सदा के लिए ब्रिटेन को दे दिया था। समस्या उसके बाद क्या खड़ी हुई, बाद में 1898 में कुछ बदलाव हुए और 100 साल के लिए हांगकांग दिया गया सेकेंड कन्वेंशन ऑफ पेकिंग के तहत। दोबारा एक संगठन हुआ, दोबारा एक मीटिंग हुई जिसके तहत सेकेंड कन्वेंशन ऑफ पेकिंग हुआ, जिसके तहत
100 साल के लिए उनको 99 साल का रूल इनको बढ़ा दिया कि 99 साल आप और राज करो हांगकांग के ऊपर। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नैनकिंग की ट्रीटी, जिसके तहत इन्होंने परपेचुटी मतलब सदा सदा के लिए उनको सौंपा था हांगकांग। कब हुआ था? 1842। फिर 1898 में क्या हुआ था? कन्वेंशन ऑफ पैकिंग, जिसके तहत 99 साल के लिए ब्रिटेन सौंपा गया था इनको। उसके बाद ऑफकोर्स ब्रिटेन से इंडिया आज़ाद हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, दुनिया बदल गई, तो ब्रिटेन की शक्तियाँ घटी। तो 1984 के आसपास जब चाइना खुद बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा था, तो फिर बातें चली कि भाई आप हमें हमारा आइलैंड दे दो, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना की बहुत बड़ी आर्मी थी। जैसे गोवा का एग्जांपल आप ले सकते हैं, पुर्तगाल ने कब्जा कर रखा था गोवा के ऊपर, तो इंडिया ने बोला कि भाई हम तो अगर आर्मी भेजे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उन्होंने फिर इंडिया को गोवा सौंप दिया था। हालांकि एक छोटा सा फोर्स इंडिया को यूज़ करना पड़ा था। उसी तरह से जब चाइना ने ब्रिटेन से नेगोशिएट किया था, तो नेगोशिएशन के तहत यही बात कही गई थी। तो इन्होंने, ब्रिटेन ने कहा कि आप ठीक है आप हांगकांग को ले लो, पर क्योंकि हांगकांग के लोगों पर इतने लंबे समय से एक तरह का सिस्टम है जो आपसे बिल्कुल अलग है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स थी, तो लोगों को उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया कि 1997 में आप जब हमें ये देंगे आइलैंड, उसके बदले में हम जो हांगकांग का कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जो सिस्टम वहाँ चला आ रहा है, उस सिस्टम को हम रहने देंगे अगले 50 साल तक, तब तक हम इसे नहीं टच करेंगे। क्योंकि हांगकांग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थ्राइव कर रही थी, ऐसी लोकेशन पे थी, बहुत सारा ट्रेड होता था, ब्रिटेन ने भी इसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट की थी, वहाँ खुद की लोकेशन बहुत अच्छी थी, चाइना का खुद का ट्रेड बहुत बड़ा था, वहाँ आसपास शहर काफ़ी डेवलप हुए थे। तो चाइना ने भी कुछ ज़्यादा छेड़खानी नहीं की शुरुआती समय में। उसका नतीजा ये हुआ हांगकांग और तेज़ी से बढ़ा, एक बहुत बड़ी ट्रेड सिटी बन गई जहाँ काफ़ी इंडिपेंडेंस थी, चाइना से बिल्कुल अलग, एक अलग कैपिटलिस्टिक सिस्टम था, बहुत सारी कंपनियां ट्रेड करती थी। तो इस कारणवश लोगों को लगता था कि हांगकांग एक अलग सा सिस्टम है। तो अमेरिका हो चाहे कोई भी बड़े बड़े यूरोप के देश हो, तो उन्होंने हांगकांग के साथ अलग से संधियां की हुई थी कि भाई हांगकांग में कोई कंपनी है तो उसको चलो भाई इतना टैक्स दे दो, या हमें एक अलग ट्रीटी का सिस्टम था उनके साथ, अपेक्षाकृत जो चाइना बेस्ड कंपनी थी उनके साथ। तो ये थी बेसिक कहानी हांगकांग की, ठीक है। तो चाइना ने वादा किया था इंग्लैंड को कि हम अगले 50 साल तक इसे टच नहीं करेंगे। उसकी वजह से हांगकांग डेवलप हुआ, हांगकांग कैपिटलिस्ट था, ब्रिटेन के अंदर था, एक अलग अप्रोच थी। तो कई सारे लोग चाइना से भागकर हांगकांग आ जाते थे कम्युनिस्ट पार्टी के डर से शरण लेने के लिए। और क्योंकि चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, तो कई लोगों के 2 बच्चे होते थे या 3 बच्चे होते थे, तो वो अपने बच्चों को हांगकांग में छोड़ जाते थे या फिर खुद से शिफ्ट हो जाते थे। तो इसी तरह हांगकांग में बहुत बड़ी एक बूम देखने को मिली थी। आज जो हम चाइना की बूम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, उससे पहले से ही हांगकांग में एक तगड़ी वृद्धि हुई थी, जो एक समय में जो चाइना का मेनलैंड चाइना, जो प्रमुख चाइना है, उससे ज़्यादा तेज़ी से विकास कर रहा था। तो ये हांगकांग की कहानी थी। लेकिन अब जैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी अपना कब्जा हांगकांग के ऊपर बढ़ाना चाह रही है, उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि बहुत बुरी तरह से वहाँ के लोगों के बीच बहुत ही समस्याएं खड़ी हो रही हैं कि उन्होंने एक दूसरा सिस्टम जिया था। अब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर अचानक कम्युनिज्म लागू हो जाए तो यहाँ के लोग बोल नहीं सकते, कुछ सरकार का विरोध नहीं कर सकते, आप एक रैली नहीं निकाल सकते। तो ये कई समस्याएं हैं, और वो समस्याएं सिर्फ लोगों के लिए नहीं, कंपनीज को लेके है। कोई कंपनी अगर विदेश की आके इंडिया में प्लांट बना के बैठी है, जो पता है इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप कोर्ट में जा सकते हैं, जुडिशरी है, वो सब खत्म, क्योंकि अब कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर है, वहाँ का अलग सिस्टम है। तो ये सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं हांगकांग के ऊपर अब समय के साथ। तो हांगकांग के जो स्पेशल राइट्स दिए गए थे, जब हांगकांग को ब्रिटेन छोड़ के गया था चाइना के पास, तो सिस्टम था 1 कंट्री और 2 सिस्टम वाला, मतलब एक देश और 2 सिस्टम इसके अंदर। तो इसी कारणवश थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर सकते थे, थोड़े से काम आप कर सकते थे। तो इसी कारणवश देखिए जो पॉपुलेशन भी थी वो हांगकांग की कम थी, पर बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन थी, काफ़ी तगड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ हो रही थी। ये सब कहानियाँ हांगकांग में चलती आ रही थी। तो हुआ क्या? हुआ ये कि अब इन्हें लगने लग गया कि भाई यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आज़ादी प्रिय हो रहे हैं और समय आ रहा है। और शी जिनपिंग के आने के बाद जो उनकी पॉलिसी है, फॉरवर्ड पॉलिसी, शक्तियाँ बढ़ाने की, उसके तहत उन्होंने हांगकांग पे काबू करने की पूरी कोशिश कर रखी है। तो जो इतिहास था 1 कंट्री 2 सिस्टम वाली पॉलिसी जो 50 साल के लिए थी चाइना को लेकर, हांगकांग को लेकर चाइना में, जिसके तहत चाइना ने हांगकांग को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन मतलब सार का दर्जा दिया हुआ था। सार मतलब स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, यहाँ पर विशेष प्रशासनिक व्यवस्था दी गई थी। और एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था जहाँ उनके साथ कुछ फ्री स्पीच थी, आप असेंबल हो सकते थे, बेसिक लॉ था थोड़ा जो अलग था चाइना से। लेकिन जो सार रीजन है चाइना में वो और भी कई हैं, जैसे तिब्बत को भी सार का दर्जा दिया जाता है। इसके ऊपर धीरे धीरे चाइना ने, जैसे सलामी स्लाइसिंग वो बॉर्डर्स पे करते हैं, उसी तरह इन्होंने इनकी पॉलिटिकल और सोशल फ्रीडम को खत्म करने की कोशिश जारी रखी।
तो जब चाइना ने हाल में इनको कहा था कि भाई आप कोई बेसिक लॉ बनाओ हांगकांग में जिससे कि आप सिक्योर रहो, सिक्योरिटी को लेके एक लॉ बनाने की बात कही चाइना ने हांगकांग के लोगों को। तो हांगकांग की खास बात यह है कि हांगकांग में इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन वो सीईओ है वहाँ का, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ना कि कोई प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रेशर था चाइना की ओर से हांगकांग में कि आप कोई बेसिक लॉ बनाओ सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि खतरा बढ़ता जा रहा है। तो हांगकांग वाले जान रहे थे कि जैसे जैसे कोई लॉ बनेगा सिक्योरिटी को लेकर, चाइना कोशिश करेगा उस लॉ पे कब्जा करके कुछ ऐसा करने की ताकि जो भी चाइना के खिलाफ कुछ बोले वो चाइना की जेलों में पहुंच जाए। तो चाइना चाहती थी कि कोई भी इंसान अगर यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन से पकड़ा जाता है हांगकांग में तो उसे जेकर हम चाइना की जेल चले जाएंगे। और चाइना की जेलों का सिस्टम ऐसा है कि आप चाइना में आ गए तो उसके बाद आपका कौन क्या कर रहा है ये कोई नहीं जानता। तो काफ़ी विरोध था हांगकांग की जनता में इसको लेकर। तो चाइना को लेके जो एक्स्ट्राडिशन की बात थी, एक्स्ट्राडिशन मतलब जो लोग हांगकांग में जेल में हैं उनको निकाल के आप चाइना की जेल ले जाएंगे, इसकी वजह से काफ़ी डर था और चाइना का लगातार दबाव था सिक्योरिटी लॉ बनाने के लिए, जो हांगकांग की जो गवर्निंग बॉडी थी नहीं बना रही थी। इसी कारणवश चाइना ने खुद से एक बेसिक लॉ बना के इनके ऊपर चिपका दिया कि भाई अब तो ये रहेगा और तुम्हें ये फॉलो करना होगा। तो जो ऑटोनॉमी या जो स्वायत्ता दी गई थी हांगकांग को, उस पर बहुत बुरी तरह प्रभाव हो रहा है इसका। लोग अब प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो वहाँ की सीसीपी है, कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, वो उसने खुद से इस तरह से ये एक लॉ बना के इनको कहा कि भाई अब तो हमने तुम्हारे लिए लॉ बना दिया क्योंकि तुम लॉ नहीं बना पा रहे हो। तो ये जो लॉ बन के सामने आया है, इस लॉ के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो बहुत खतरनाक है। फॉर एग्जांपल ये क्रिमिनलाइज करता है जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ हांगकांग का जो बना है, जो जिसको लेकर सभी विवाद हो रहे हैं, वो ये है नेशनल सिक्योरिटी लॉ ऑफ हांगकांग। इसके तहत ये क्रिमिनलाइज करता है कोई भी चीज़ को जो सक्सेशन की बात करे, सबवर्शन की बात करे, टेररिज्म की बात करे या कोल्यूजन करे किसी फॉरेन एक्सटर्नल फोर्स के साथ। अब खास बात यह है, जब मैं बात करूं किस किस की सबवर्जन की, सबवर्जन मतलब आप स्टेट के खिलाफ काम कर रहे हैं, सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप सेसेशन की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि हांगकांग को आज़ादी दिलाएंगे, ऐसा कुछ भी आप करने की कोशिश करेंगे तो वो क्रिमिनल होगा। कुछ टेररिज्म का काम हुआ तो आप क्रिमिनल हो जाएगा। ये सब सुनने में तो ठीक लग रहा है, कोई विदेशी शक्ति के साथ आप गए तो वो एक गुनाहगार वाली चीज़ हो जाएगी। पर समस्या ये है कि जो डेफिनेशन है, अब जैसे टेररिज्म की बात है, तो इसके तहत अगर आप कोई बस के खिलाफ अपने एक जाके बस में पत्थर भी मार दिया, रोड पे आके अपने विरोध प्रदर्शन भी कर दिया या किसी दीवार पे जाकर कुछ पेंट भी कर दिया, तो वो भी टेररिज्म कहलाएगा। किसी के खिलाफ आपने कुछ बोल दिया तो वो भी टेररिज्म के अंदर आ सकता है इसके अंदर। और मैक्सिमम लाइफ सेंटेंस दिया हुआ है कि आप जीवन भर के लिए आप जेल में रह सकते हैं। और जो कुछ लोगों के ट्रायल्स हैं, जो कोर्ट्स होंगी, वो बंद दरवाजे के बाहर होंगी, लोगों को बताया नहीं जाएगा कोर्ट में क्या केसेस चले, कैसे हुआ। यहाँ तक कि जो सिटीजन हांगकांग के नहीं हैं, जो बाहरी सिटीजन हैं, ये सब उनके ऊपर भी अप्लाई होगा। तो जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ हांगकांग का है काफ़ी ज़्यादा वृहद है और काफ़ी इसे कह सकते हैं ना कि ड्रैकोनियन है। काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है लोगों की राइट्स पर। बेसिक फ्री स्पीच ही नहीं हो पाए। अब सरकार का विरोध करेंगे तो कहेंगे कि भाई आप सबवर्जन करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हो, स्टेट के खिलाफ जा रहे हो, कोल्यूजन कर रहे हो अमेरिका के साथ मिलके। तो ये सभी कारण है जिस कारण बहुत ज़्यादा आउटक्राई हुई, वहाँ लोगों ने बहुत विरोध प्रदर्शन किया हांगकांग में और हांगकांग को लेकर काफ़ी विवाद बना। हाल में अमेरिका ने भी कोशिश की कि वो दबाव बनाए, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों ने अलग अलग प्रेस विज्ञप्तियाँ दी और कई देशों ने अपने पॉलिसीज़ को चेंज किया। तो इस कारणवश हांगकांग में ये जो विवाद है इसकी जड़ ये है। तो हमने बेसिकली कवर किया कि क्या क्या समस्याएं हैं हांगकांग की हिस्ट्री, जो 1 कंट्री 2 सिस्टम वाली बात थी, जो उन्होंने 50 ईयर का उनको टाइम दिया हुआ था, जो ऑटोनॉमी का केस था, ये सब को लेकर विवाद खड़े हुए जा रहे हैं। तो ये तो हो गई भाई हांगकांग को लेकर समस्याओं की बात। अब बात करते हैं कि हांगकांग की खास बात क्या है, क्यों इतनी तबाही मची है हांगकांग को लेकर। चाइना तो इतना डेवलप्ड है, हांगकांग को लेकर तबाही इसलिए मची है क्योंकि हांगकांग को कहते हैं कि वो मुर्गी है जो सोने के अंडे देती है। क्योंकि हांगकांग की जो मेनलैंड चाइना में जो भी हांगकांग का स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन है वो उस मुकाबले बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी जो बाहर की कंपनियां हैं वो हांगकांग में जाके लिस्ट करती हैं। लिस्ट होना मतलब कोई कंपनी अमेरिका या चाइना में लिस्ट होने के बजाय, वहाँ के मार्केट में लिस्ट होने के बजाय, वहाँ पे शेयर उतारने के बजाय हांगकांग में शेयर उतारती थी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रियायतें मिलती थी, टैक्स स्ट्रक्चर काफ़ी आसान था, बहुत सी कंपनियों के ऑफिसेज हैं, बहुत सारी खासतौर पे जो लीगल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। लीगल फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक कोई विवाद हो गया, उन विवादों का निपटारा करने लोग हांगकांग में जाते थे। दो कंपनी एक दूसरे से साथ कोई समस्या है, एक कंपनी लेट से एयरटेल ने अफ्रीका में लेट से सूडान में कुछ खोल ली कोई फैक्ट्री, वहाँ उसके किसी कंपनी के खिलाफ कोई
कोई केस करना है तो वो उसको हांगकांग में कहेगी कि भाई वहाँ लड़ लेते हैं, काफ़ी फास्ट सिस्टम है जुडिशली, और फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत अच्छी थी, तरह तरह की ऑफिसेज, लीगल सर्विसेज दी जाती थी, फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाती थी, अकाउंटिंग फर्म्स थे जो दुनिया भर में टॉप लेवल पे थे। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा चाइना को मिलता था, काफ़ी कंपनियां वहाँ पे ट्रेड करती थी, बहुत सारा इम्पैक्ट होता था, बहुत सारे डॉलर्स आते थे, और चाइना की जो पैठ थी दुनिया में, जो उसकी पहुँच थी, वो बढ़ती चली गई थी इस कारणवश। हांगकांग की लोकेशन आप देखें तो हांगकांग कहाँ पर है, ये हांगकांग है, ये रहा स्टेट ऑफ मलक्का, इसके आसपास एक बड़ा शहर था ये चाइना का, ठीक है। तो बहुत ही फायदेमंद था ये चाइना के लिए, बाकी देशों के मुकाबले उनको एक स्ट्रेंथ देता था कि कई सारे देशों की कंपनियां हैं, कई सारे देशों की ऑफिसेज हैं, तो उस पर आपको एक लेवरेज मिलता है, एक आपको समझौता करने की शक्ति मिलती है कई देशों के साथ, आप बिजनेस एक्सपेंड करता है। उसी कारणवश हांगकांग के साथ के एरियाज में कई बड़े बड़े शहर डेवलप हुए। तो अगर आप यहाँ भी देखें मैप में, ये हांगकांग आपको दिख रहा है, साथ में ताइवान यहाँ दिख रहा है, यहाँ आपको फिलीपींस दिख रहा है, साउथ चाइना सी दिख रहा है, वियतनाम, कंबोडिया। तो इस तरह से जो भी आपको मैप भी दिख रहा है, तो आपको एक क्रोनोलॉजी बना लेनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सा देश है। अगर आपको ईस्ट से वेस्ट कहा जाए, नॉर्थ से साउथ कहा जाए, तो क्या कैसे कैसे देशों का समूह है, ये आपको पता रहना चाहिए आपकी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो भी एटलस का काम है वो साथ साथ करें। अगर आप हांगकांग का पढ़ रहे हैं, आप एटलस खोलें, हांगकांग को देखें, आसपास के देशों के बारे में जानें, आसियान कहाँ है, आसियान के मेंबर देश कौन कौन से हैं, ठीक है, अब शंघाई कोऑपरेशन में कौन कौन से देश हैं, ये सब आपको एक साथ साथ आइडिया होता चला जाएगा। खैर, अभी हम बात करें हांगकांग के ऊपर। अब हांगकांग की बात करें तो हांगकांग पर कैपिटा हेल्थ केयर में एशिया में नंबर 1 है, ठीक है। 1/3 जो एक्सपोर्ट है वो हांगकांग से गुजरता है चाइना का। हांगकांग पर्ल रिवर डेल्टा के पास है। पर्ल रिवर डेल्टा वो एरिया है दुनिया का जहां बहुत बड़े शहर उभर के सामने आ रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब पर्ल रिवर डेल्टा के पास है, जो बेसिकली डेवलप हुआ है हांगकांग के डेवलपमेंट के बाद, वहां और पुशअप हुआ और ऑप्शंस आए, समस्याएं सॉल्व होती चली गई, तो वो रीजन बहुत डेवलप हुआ और कई सारी कंपनियों का कॉम्प्रिहेंसिव परमानेंट एग्रीमेंट है मेनलैंड मार्केटिंग कंपनियों के साथ। एक अलग तरह की कोई कंपनी चाइना में है, उसने एक कोई सब्सिडरी या कोई अलग कंपनी बनाई हांगकांग में, उसके साथ एक विशेष करार किया कि भाई यहाँ पे टैक्स दूसरा है, वहाँ टैक्स दूसरा है, तो चलिए इस तरह से बैठ के बात करते हैं। अब तो हांगकांग पे मेनलैंड चाइना का कब्जा एक बार हो गया तो वहाँ ट्रेड वैसे नहीं हो पाएगा जैसा होता था। तो ये सभी चीज़ें दिखाती हैं कि हांगकांग की कितनी ज़्यादा रेलेवेंस थी। और स्पेसिफिकली हांगकांग जो मैंने आपको बताया पर्ल रिवर डेल्टा के पास है, यहाँ बहुत बड़े बड़े शहर हैं। यह है पर्ल रिवर डेल्टा साउथ चाइना सी के पास। यहाँ जो बड़े बड़े शहर हैं, चाहे वो ग्वांगझो हो या शेंजन हो या हांगकांग हो या मकाओ हो या फिर जुहाई हो, ये बहुत बड़े, ग्वांगझू, ये सारे, या डोंगोन, ये सारे वो शहर हैं जहाँ चाइना की मैन्युफैक्चरिंग का हब है। जो फ़ोन्स हैं, जो कार्स हैं, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, यहाँ मेगा सिटीज़ बनी हुई हैं। तो ये इस नक्शे से आप देख सकते हैं कि जो मेगा सिटीज़ जो क्रिएट हो रही हैं, चाहे वो ह्वेंगझो की हो या डोंगवॉन की हो, बड़ी बड़ी इमारतें ये दिखा रहे हैं आपको, कितने बड़े लेवल पे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इसका भी इम्पैक्ट हांगकांग पे पड़ता है, क्योंकि सबका फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके, अगर आप इन वर्ल्ड मैप से कंपेयर करें, आप ऐसे देखें, यहाँ वर्ल्ड मैप है, ये रीजन है, ये इसी को दिखा रहा है यहाँ। तो मान लीजिए कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है ग्वांगझो में, ग्वांगझो यहाँ है, ठीक है, ये ग्वांगझो, अगर आप इसे यहाँ देखें तो यहाँ आपको ग्वांगझो दिखाई देगा। तो वो कंपनी का फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए कोई कंपनी, लेट्स से एप्पल ने अपना प्लांट ग्वांगझो में खोला, एप्पल को पता है कोई समस्या होगी तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कंपनी को वो हांगकांग में जाके कोई फाइनेंशियल सर्विस ले पाएगी, कोई लीगल सर्विस है, वहाँ कुछ समस्याओं का हल हो जाएगा। अब वैसा नहीं हो पाएगा क्योंकि सिस्टम सेटअप चेंज हो रहा है। तो काफ़ी असमंजस की स्थिति कंपनियों को लेकर होगी, जिसका इम्पैक्ट पर्ल रिवर डेल्टा की मेगा सिटीज़ पर भी पड़ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर्ल रिवर डेल्टा, आप इसको मैप में लोकेट कर लें। तो ये भी एक फैक्टर है। इसके अलावा हांगकांग दुनिया की सबसे बड़ी और ओपन इकोनॉमीज के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में है। इक्विटी डेट फाइनेंसिंग, शेयर मार्केट को लेके या फिर जो लोन को लेके जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है यहाँ का, और लगभग चाइना के इकोनॉमी के साइज़ की बहुत छोटे साइज़ की है हांगकांग की इकोनॉमी, पर जो फाइनेंशियल लीगल सिस्टम हांगकांग में है वो दुनिया का बेस्ट माना जाता है। अब नुकसान कहा जा रहा है कि जैसे ही सेटअप होगा, ये कुछ भी समस्याएं खड़ी हुई, कंपनी वहाँ से निकलेंगी तो उसका नुकसान होगा चाइना को, हांगकांग को, और फ़ायदा होगा सिंगापुर को, या फिर इंडिया भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो ये कई चीज़ें हैं जिसको लेकर चाइना बहुत ही कौतूहल की स्थिति में था कि भाई जितना जल्दी हो सके हम ये एरिया पे कब्जा करें और सिस्टम ऐसा करें कि कंपनीज बेसिकली हमारे यहाँ पर राज कर सकें या हमारे सिस्टम के हिसाब से सब कुछ हो। और ख़ासतौर पे जो कोविड-19 आया और जो चाइना में समस्याएं खड़ी हो रही थी, तो ग्रोथ जो कम हो रही थी उसको भी पूरा करने के लिए एक तरीका है ये पॉलिटिकल प्रेशर बनाने का।
उसी प्रकार से आप देखें तो चाइना का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो या जो पोर्ट की जो मूवमेंट थी, बहुत सारा जो पोर्ट मूवमेंट वहाँ होता था, वो हांगकांग को बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। तो यही खास कारण है कि हांगकांग इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है चाइना के लिए। अब बात ये आती है कि समस्याएं चाइना के लिए क्या खड़ी हो सकती हैं इसकी वजह से। अब देखिए, हमने देखा कि यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बैकलैश आया, काफ़ी उन्होंने विरोध दिखाया। तो इसके कारण हो जा सकता है कि जो कंट्रीज़ हैं, जो बिजनेस सेंटर्स हैं जो हांगकांग में खुले हुए हैं, वो कंपनीज वहाँ से भाग जाएं। इससे शहर की सिग्निफिकेंस घटेगी और आसपास सिंगापुर जैसा बड़ा देश है जो तैयार है ऐसी सर्विसेज देने के लिए। कैपिटल जो है हांगकांग में वो भागेगा। जो वहाँ पे डेट फाइनेंसिंग का सिस्टम है, जो लोन वहाँ जो परमिट मिलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज के ऑफिसेज हैं, लीगल फाइनेंशियल सर्विसेज लोग कंपनीज वहाँ से लेती हैं, उस कारणवश वो वहाँ एक टैक्स देती हैं, टैरिफ देती हैं, एक किराया देती हैं, वो नहीं मिलेगा। कई कंट्रीज़ जिनका चाइना के साथ ऑलरेडी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, जैसे भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, वो सब चाहेंगी कि उनकी कंट्रीज़ वहाँ मूव, उनकी जो बिजनेस पार्टनर्स है वहाँ ना जाएं और पोर्ट सर्विसेज हों या फाइनेंशियल सर्विसेज हो वहाँ लेने के बजाय कहीं और लें, ताकि वो चाइना का जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है, चाइना की जो समस्या है कि चाइना का सिस्टम काफ़ी क्लोज्ड है, कम्युनिस्ट पैटर्न है, सरकार सब कुछ कंट्रोल करती है, तो लोगों का डेटा जो प्राइवेट डेटा है वो लोग कहीं कैप्चर ना कर ले सरकार, उसका फ़ायदा उठा के कहीं जो सामरिक दृष्टिकोण से या फिर सिक्योरिटी वाइज वो किसी देश के लिए खतरा ना हो जाए। तो कई ऐसे देश हैं जो खुद को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो वियतनाम हो या इंडिया हो, ऐसे कई देश हैं जो खुद को प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमारे पास आ जाओ, चाइना मत जाओ, चाइना में ऑलरेडी काफ़ी कुछ समस्याएं हैं, हांगकांग मत जाओ। तो वो चाइना के लिए एक सरदर्द है, क्योंकि जो बैकलैश हुआ है, जो विरोध प्रदर्शन हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है और हांगकांग की जनसंख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर है। हांगकांग के लोगों ने उस सिस्टम में काफ़ी साल जिया है, वो काफ़ी लोगों के पास ब्रिटेन का पासपोर्ट है, तो इसको वैश्विक रूप से बहुत ही खतरनाक और काफ़ी उनकी इमेज के लिए बुरा असर कहा जा रहा है, जो मेनलैंड चाइना की जनसंख्या को भी भड़का सकता है चाइना के खिलाफ। तो इसके और भी क्या इम्प्लीकेशंस होंगे कि ये जो कैश क्राउ था, जो मतलब जो हांगकांग में जो पैसे कमा के दे रही थी चाइना को, जो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर चाइना के लिए था, वो नुकसानदेह हो सकता है। इनस्टेबिलिटी की वजह से चाइना में जो कंपनीज हैं, जो रिवर डेल्टा है, पर्ल रिवर डेल्टा, उसके आसपास जो मेगा सिटीज़ है, चाहे ग्वांगझो हो या शंजन हो, उन सब पर इम्पैक्ट होगा और जो पैसा वहाँ जा रहा था वो कम आएगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी हिट हो चुकी है कोरोना की वजह से, वहाँ और समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। जो सोशियो पॉलिटिकल कारण है उसकी वजह से, जो भी आपकी सामाजिक राजनीतिक स्थिति होती है उसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव होता है, वो हमेशा होता है। तो हांगकांग में जो भी कुछ होगा उसका इम्पैक्ट चाइना की इकोनॉमी पर भी होगा और ऑलरेडी दुनिया की इकोनॉमी अभी स्लगिश चल रही है, स्लो चल रही है, तो बहुत बुरा असर कर सकती है चाइना के लिए। और बाकी देश जो हैं वो यहाँ उनके जिनके साथ इनकी समस्याएं हैं, वो हांगकांग में होती समस्याओं का फ़ायदा उठा के चाइना के अंदर और दबाव बना सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर कि भाई आपकी लीडरशिप का क्या हाल हो रखा है। ये सारी समस्याएं चाइना के लिए बढ़ रही हैं और इसका नतीजा क्या होगा, चाइना और ज़्यादा मसल दिखाएगा अपनी और कोशिश करेगा बॉर्डर्स पे शो ऑफ करने की, जहाँ घुस सके वो अपनी सेनाओं को लेकर, जैसे इंडिया में हो या नेपाल में हो या भूटान में हो या फिर साउथ चाइना सी में हो या ईस्ट चाइना सी में हो या रशिया के साथ हो, कई जगह वो कोशिश करेगा अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने की, ताकि जो जनता है उस पर एक अच्छा मैसेज जाए, उस पर लगे कि शी जिनपिंग जो है वो काफ़ी शक्तिशाली लीडर हैं और चाइना बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। तो ये तो समस्याएं हो गई चाइना को लेकर। हमने समझा हांगकांग की क्या बात है, क्या समस्याएं हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन अब यहाँ इंडिया के लिए क्या है। अब देखिए, इंडिया के लिए प्राइमरली दो चीज़ें हैं, एक इकोनॉमिक और एक स्ट्रैटेजिक। इकोनॉमिक क्या फ़ायदा हो सकता है? इकोनॉमिक फ़ायदा हो सकता है कि इंडिया खुद एक लीगल फाइनेंशियल सर्विसेज का हब बन सकता है, मतलब खुद की एक लीगल सर्विसेज दे, जहाँ पर आप आओ, हमारा खुद का इंग्लिश स्पीकिंग बहुत बड़ा एक मार्केट है, जहाँ बहुत से लीगल सर्विसेज देने वाली कंपनीज हैं जिनके पास एक ऑप्शन है जो हांगकांग के बदले में सस्ती और अच्छी क्वालिटी की सर्विस दे सकती है। गिफ्ट सिटी जो गुजरात में बन रही है वो भी एक अच्छा, उसके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर ऐसा कुछ करे ताकि उसको पोटेंशियल मिले और वहाँ पर इंटीग्रेट कर सके वो विदेशी कंपनियों के साथ। मतलब हो सकता है यूरोप या अमेरिका की कंपनीज आएँ और हांगकांग जाने के बजाय गुजरात आएँ, गिफ्ट सिटी में जाएँ, या मुंबई को एक कोशिश की गई है मुंबई में भी कि मुंबई को भी एक फाइनेंशियल सर्विसेज का हब बनाया जाए, जहाँ तरह तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाएं, जहाँ लोन हो या कोई भी सुविधा आपको दी जाए। सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग इंडस्ट्री जो हिट होगी हांगकांग की, हांगकांग से खिसकेगी, वहाँ इंडिया को फायदा है। एफडीआई जो जाता था हांगकांग से या हांगकांग में, वो ज़रूर खिसकेगा, उसका फ़ायदा इंडिया को मिल सकता है, उसकी मूवमेंट का। ये सभी चीज़ें हैं जो इंडिया को फ़ायदा पहुँचा सकती है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। लेकिन अगर हम देखें सामरिक दृष्टि से यानी स्ट्रैटेजिकली, तो हांगकांग का इस्तेमाल इंडिया कर सकता है यूएन जैसे पैनल्स में चाइना के खिलाफ बोलने के लिए,
रिलेशंस बढ़ा सकता है सिंगापुर, वियतनाम जैसे देशों के साथ जो खुद चाइना से ग्रस्त हैं, कि भाई देखो हांगकांग पे कब्जा हो गया, ताइवान पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो एक स्ट्रेटजिक अलायंस बन सकता है। आसियान के देशों में भी काफ़ी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, काफ़ी वो डर से देख रहे हैं इसको, तो आसियान के साथ इंडिया द्वारा इंटीग्रेट कर सकता है। हांगकांग के साथ इंडिया चाइना को लेकर एक कार्ड मिल गया है, जो अक्सर चाइना कश्मीर को लेकर मुद्दे उछालता रहता है, वहाँ हांगकांग को लेकर इंडिया लेवरेज कर सकता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो चाइना के खिलाफ इंडिया को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो ये है इंडिया के लिए अर्थव्यवस्था के रूप से, सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने हांगकांग की इस टॉपिक को समझा होगा और आपको बेसिक आइडिया लग रहा होगा कि हम किस किस परिप्रेक्ष्य में इसको देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने इसमें देखा हांगकांग के बारे में, हांगकांग की हिस्ट्री को समझा और समझा उसके सिग्निफिकेंस को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।